Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. Today we are going to start topic number 7.5 which is simple pendulum. So simple pendulum के बारे में आप लोगों को नो हाउ होगी क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किए हैं. फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है. A simple pendulum consists of a small heavy mass suspended by a light inextensible string fixed at its upper end. आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या है कि इसमें लाइट स्ट्रिंग होती है जिसके साथ एक मैस अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉब. ठीक है, मेटालिक बॉब होता है, लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है जिसका अपर एंड फिक्स होता है. ठीक है, तो ये इस तरह की डायग्राम मैंने बनाई है. ये देखें, ये अपर एंड इसका फिक्स है. ठीक है, ये ब्लैक कलर का मैंने बनाया है इसका स्ट्रिंग. ठीक है, इसके साथ ये आ गया मेटालिक बॉब जिसका मैस एम है. अब मैंने यहाँ पे ये शो डाउनवर्ड एरो किया है, मीन्स ये इसका वेट शो कर है. इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा. ठीक है, वेट की वैल्यू आपको पता है किसकी इक्वल होती है, mg. अब आगे चलते हैं. इसका हम लोगों ने असल में फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड. ठीक है, कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आती है, साथ में वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने इसमें ये देखना. ठीक है ना. तो आगे प्रोसीड करने के लिए मैंने क्या किया, इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ से उठाकर मैंने इसको डिस्प्लेस किया, इस पॉइंट तक ले आई. ठीक है, ये सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने इस पर वर्क डन किया और इसको उठा के मैं इस पॉइंट पे ले आई. ठीक है, सेम वही स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ L है. अभी भी इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा. ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ये यहाँ पे मीन पोजीशन के साथ एंगल बना रहा है. ठीक है, तो जो एंगल इसका यहाँ पे है वही एंगल इतना वेट का यहाँ पे होगा. ठीक है, अब एंगल इस वजह से मैंने आपको बताया कि वेट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में. ठीक है ना, वेट के यहाँ पे तो आपके पास प्रॉपरली वेट एक्ट कर रहा था, टेंशन अपवर्ड थी, वेट डाउनवर्ड था. ठीक है, टेंशन आपको पता है अलॉन्ग स्ट्रिंग होती है. अब यहाँ पे वेट प्रॉपरली एक्ट नहीं करा क्योंकि पेंडुलम की टेंशन इस डायरेक्शन में है और वेट जो है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है ना, कोई एंगल बना रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. तो एक इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा और एक इसका ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, ये कंपोनेंट आ जाएगा. ठीक है, अब थीटा के सामने जो होगा वो होगा इसका साइन कंपोनेंट और ये जो होगा इसका आ जाएगा कॉस कंपोनेंट. ठीक हो गया, तो ये आपको डायग्राम क्लियर होनी चाहिए पहले, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं. आई होप आपको क्लियर होगी. अब अगर आप लोग ये देखें, जो इसका कॉस कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट डाउनवर्ड है और टेंशन जो है स्ट्रिंग की वो अपवर्ड है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से कॉस कंपोनेंट का इसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं है. इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पेंडुलम की मोशन है उसका इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं. ठीक है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व आउट भी किया है. ये देखें, आपके पास t इज इक्वल टू से पहले t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स t टेंशन है जो कि अपवर्ड है, पॉजिटिव ले लिया, एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है, इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, इज इक्वल टू 0 है क्योंकि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 होती हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग. या आप लोग ये कह सकते हैं कि इस पे नेट इफेक्ट इन दोनों फोर्सेस का 0 हो जाएगा. दोनों फोर्सेस कौन सी, जो टेंशन है अपवर्ड और जो वेट का एक्स कंपोनेंट है डाउनवर्ड. ठीक है, तो इनका नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा. ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं t इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स. ठीक है, यानी कि टेंशन जो है वो वेट के एक्स कंपोनेंट के इक्वल है. अब आगे बात करते हैं वाई कंपोनेंट की. तो यहाँ पे ये देखें, वाई कंपोनेंट जो है इसका इस डायरेक्शन में. ठीक है, यानी कि ये कंपोनेंट इसकी मोशन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, इसका इफेक्ट है. तो जो इसकी मोशन हो रही है वो इस वाई कंपोनेंट के ही वेट के जो वाई कंपोनेंट है उसकी वजह से हो रही है, जो टू एंड फ्रो मोशन करता है. ठीक है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इसका वाई कंपोनेंट है मीन्स एम जी साइन थीटा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे. अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को, या यहाँ पे जहाँ हम लोग पेंडुलम ले रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आती है. ठीक है, वो रीस्टोर करती है उसकी पोजीशन को, इस वजह से उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है. तो यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ला रहा है, इस वजह से ये रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है. इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एफ आर
जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो किसकी इक्वल है, माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्सेस हैं वो दोनों इक्वल हैं। अप्लाइड फोर्सेस क्या मतलब, अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स आपस में इक्वल है। तो एफ ए जो है यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ आर जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ में इक्वल आ जाएगा, एफ आर अभी मैंने आपको बताया रीस्टोरिंग फोर्स है, ये आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस साइन शो कर रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स है, इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसी को अगर अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करें, यहाँ पे m और m दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है a की वैल्यू आ जाती है आपके पास माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको भी यहीं पे रहने देते हैं, फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे उससे पहले मैं एंगल की तरफ चलती हूँ। अब इसका मतलब है कि इस इक्वेशन से ये शो हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है। थीटा क्या चीज़ है, थीटा आपके पास एंगल है। ठीक है ना, ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये आपके पास थीटा है। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसकी मोशन, जो पेंडुलम की मोशन है, इसको ले लें सर्कुलर फॉर्म है, यानी ये इस तरह एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग सर्कुलर फॉर्म लेते हैं तो ये जो पॉइंट है, यानी एक पॉइंट से लेकर जब तक मैंने एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गई हूँ, तो दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, एस, यानी कि आर्क लेंथ। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है आई थिंक कि आर्क लेंथ क्या होती है, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस में से अगर हम लोग एक पार्ट लेते हैं, एक आर्क लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि आर्क लेंथ है, एस से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है ना, अब थीटा की अगर हम लोग बात करें, अगर ये आपके पास थीटा स्मॉल है, ये थीटा स्मॉल है, यानी कि ये पेंडुलम की डायरेक्शन बिल्कुल इधर इसके पास है, तो ये आर्क लेंथ कर्व की बजाय स्ट्रेट हो जाएगी। ये देखें जी, जैसे मैंने अभी ड्रा किया कि अगर हमारे पास थीटा स्मॉल हो जाता है तो ये आर्क लेंथ पहले कर्व थी, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट हो जाएगी, और इसको स्ट्रेट लाइन को, डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने एक्स से डिनोट किया। ठीक है, ये थीटा हम लोग स्मॉल क्यों लेते हैं, थीटा हम लोग इस वजह से स्मॉल लेते हैं ताकि हम लोग फ्रिक्शन के काज़ से बच सकें। ठीक है ना, मीन्स ये कि अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, सपोज यहाँ तक मैं करती हूँ, ये इससे भी दूर करती हूँ, एम्पलीट्यूड अगर हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं पेंडुलम का, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट्स होंगे, और इसका मतलब है एंगल भी आपके पास ज़्यादा होगा। अभी ये एंगल यहाँ पे इतना बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी तो जाहिर बात है ये जो थीटा होगा वो लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लार्ज एंगल होगा, इतना मतलब है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है पेंडुलम का, उतने ही उस पर फ्रिक्शन के इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो फ्रिक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हम लोग टाइम पीरियड की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, हम लोग क्या करते हैं, थीटा को स्मॉल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास थीटा स्मॉल हो जाता है तो मैं कह रही हूँ कि एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, यानी कि जो कर्व्ड आर्क लेंथ है वो स्ट्रेट एक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व अगर करें तो मैथमेटिकली क्या होता है कि साइन थीटा, अगर थीटा आपके पास स्मॉल हो, इस केस की बात कर रही हूँ, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली थीटा की इक्वल आ जाता है। ठीक है, इक्वल तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग साइन थीटा को थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब अगर यहाँ पे आप थीटा देखें, मैं कहती हूँ कि आपके पास थीटा स्मॉल एंगल है, उसके लिए मैंने ये उसी फिगर को, ये जो आपके पास फिगर थी ये वाली, यहाँ पे इसको डिनोट किए हैं एक ट्रायंगल के नेम से। ये देखिए आपके पास COA या OAC, जो भी आप लोग ट्रायंगल लेना चाहें, ये उसकी उसी स्ट्रिंग की लेंथ है, और ये मैंने कहा S की जगह हम लोग लिख देंगे X, और यहाँ पे आपके पास बन रहा है थीटा। तो OAC ये जो ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखें, अब थीटा आप लोगों ने किया क्या होता है, S/R, ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, रेडियन वाले केस में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के, S इज इक्वल टू R थीटा। वहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप लोग फाइंड आउट कर लें तो ये आ जाती है थीटा इज इक्वल टू S/R। अब यहाँ पे S की जगह क्या पुट करेंगे, X, और R की जगह मैंने पुट कर दिया है L। वो कैसे कि अगर आप उसी डायग्राम पे वापस चलें, मैं कहती हूँ कि ये पूरा एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, ये पूरा जो पेंडुलम है अपनी मोशन जब कंप्लीट करता है तो एक सर्कल बनाता है। तो ये देखिए सर्कल का सेंटर ये होगा, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस रेडियस होता है, और उतनी ही इस पेंडुलम की स्प्रिंग की लेंथ है। इस वजह से हम लोग R की जगह L लिख सकते हैं।
सो मैंने यहाँ पे s की जगह x लिख दिया और r की जगह यहाँ पे मैंने l कर दिया, तो थीटा आ जाएगा आपके पास x/l। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखें जी, आपके पास ये इक्वेशन थी, साइन थीटा की जगह हम लोगों ने थीटा लिख दिया है, क्योंकि थीटा आपके पास स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा की इक्वल आ गया। थीटा की जगह हम लोगों ने वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है। इसको अब हम लोगों ने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, तो ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2, a इज इक्वल टू माइनस g/l इंटू एक्स। अब अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सर्कुलर मोशन जो प्रीवियस टॉपिक किया है 7.4 है आई थिंक, उसमें आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के साथ अगर रिलेट करें, वहाँ से आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है g/l। अंडर रूट खत्म करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर लेने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा इस साइड पे, ओमेगा स्क्वायर है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा और इस साइड पे अंडर रूट g/l आ जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू है। इसके अलावा ओमेगा का रिलेशन आपको पता है थीटा/t होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया थीटा 2π, कंप्लीट सर्कल के लिए 2π एंगल होता है ओवर टाइम पीरियड। अगर हम लोगों ने यहाँ से टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो रीअरेंज करेंगे इसको फार्मूला को, तो ये आपके पास इसकी फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पे इस ओमेगा की वैल्यू जो अभी मैंने ये फाइंड आउट की है, ये ओमेगा की वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, तो ये आ गई 2π डिवाइडेड बाय अंडर रूट g/l। अब ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2π अंडर रूट l/g। तो ये आ जाता है आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से आप लोगों को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड यहाँ पे डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, ठीक है, और इसके अलावा जी पे, ठीक है। तो डिपेंडेंस किस किस पे है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ पेंडुलम या लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम। आप लोग कह सकते हैं कि लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड उस पेंडुलम का कम होगा। और दूसरा, टाइम पीरियड डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सरी रिलेशन है। तो जब जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से अगर आप कोई पेंडुलम लेते हैं सेम लेंथ का, आप सपोज यहाँ पे अपने एरिया में उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं तो कोई कुछ वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। अब आप उसी पेंडुलम को ले जाते हैं मरी, ठीक है। तो मरी में आपको पता है, या अगर मैं यहाँ का नहीं कराची और मरी का क्लियर करूँ, तो कराची का सी लेवल ज़ाहिरी बात है मरी से डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे कराची में जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो चेंज आएगी, लेकिन आप मरी ले जाते हैं तो वहाँ पे सी लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे उस वजह से उसकी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है टाइम पीरियड जी और एल दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम पीरियड मैस ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा आप मैस यूज़ करें। ये देखिए, जैसे इस डायग्राम में मैंने कहा कि ये आपके पास मैस है, आप छोटी बॉल ले लेते हैं, इससे बड़ी बॉल ले लेते हैं, तो आपके पास मैस पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। दूसरा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर लें कम कर लें टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता, सेम वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं, डिपेंडेंस के भी, और दोनों फैक्टर्स आप लोगों ने इंडिपेंडेंस की भी याद रखने हैं कि किस किस चीज़ पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है और किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।